जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लगा दो ना। हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। अन अकेडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल राजस्थान के इतिहास में बिल्कुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और भैया अपनी सुबह वाली क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए वो क्लास अपन ने अभी रखी है। 6:30 से 8 तो अपने राजस्थान इतिहास की क्लास है, और फिर 8 से लेकर के 9:30 बजे तक अपने क्लास होगी भाई साहब किसकी, कला एवं संस्कृति वाली। छोड़ेंगे थोड़ी अपन, ऐसे छोड़ेंगे थोड़ी भैया। वो सुबह और पावर कट था, लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर उस क्लास को शाम को कर दिया। बताओ सभी को गुड इवनिंग भाई। सुशील कुमार यादव बिल्कुल, हर्षिता शर्मा बिल्कुल, सभी को नमस्कार। हाँ जी, दीक्षा पाठक, हाँ चिंकी गोयल भाई बिल्कुल, झांसी की रानी, रीड टारगेट रानी बिल्कुल। और देखो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप में से कुछ लोग और जो कोर्स परचेज किया है अन अकेडमी का, उनको मैं और विशेषकर धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी तो सब धन्यवाद के पात्र हैं जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं भैया, सब धन्यवाद के पात्र हैं भैया। ललिता मीना जी बिल्कुल, केवल सिंह राठौड़, सुनील जांगीर फटाफट से ऐड हो जाइए, आप जुड़ चुके हैं अन अकेडमी के और इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर। और जहां पर मैं बात कर रहा हूं आपके राजस्थान के इतिहास के बारे में, इस चित्र को देखकर ही एक फीलिंग आनी चाहिए राजस्थान वाली, ठीक है ना, बढ़िया राजस्थान वाली फीलिंग आनी चाहिए। अपनी क्लासेस का टाइमिंग ये रहा भैया, आज अपनी स्पेशल क्लास नहीं होगी, ये मैं आपको बता देता हूं पहले ही। आज जो अपनी स्पेशल क्लास है वो स्पेशल क्लास आज नहीं होगी, ये ध्यान रखना आप। आज अपनी स्पेशल क्लास नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। चलिए साहब, और बाकी अपनी तीनों क्लासें, जिनमें से ये दोनों मैं अभी लेने वाला हूं आपके, तो ये विशेषकर ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, तो आपको वैसे भी अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया तो करना चाहिए भैया, आपको बहुत जल्दी करना चाहिए। ध्यान रखना, ये मैं कह रहा हूं ना, और मेरी बात तो तुम मानोगे ही मानोगे ना। बताओ मानोगे कि नहीं मानोगे मेरी बात, ठीक है ना। हाँ देखो, अभिषेक सर की लाडली बहना, अच्छा। चलिए साहब, तो देखो आप यहां पर अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट से, मोबाइल नंबर डाल दो और गोल सेलेक्ट कर लो रीड। और भाई साहब मेरा नाम अभिषेक शर्मा के नाम से वहां पर ढूंढना। और वो बोले गुरुजी फायदा क्या, फ्री में क्लासें मिलेंगी, डेली फ्री लाइव क्लास मिल रही है आपको, और क्या चाहिए, कोर्स मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए, टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। गुरुजी लेकिन हमको चाहिए सिस्टमेटिक, तो खरीदो ना प्लस कोर्स खरीदो। दुनिया के जाने माने टीचर आपके प्लस पे पढ़ा रहे हैं, एक से बढ़कर एक टीचर, जिनसे आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं। देखो आप, और जिनमें से देखो कई आरएस सेलेक्ट हुए हैं अब की बार अन अकेडमी से भी, तो ये ध्यान रख लेना। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगी, डाउट क्लास और होती है भैया। देखो भैया आप, ये सारी चीजें आपको अन अकेडमी प्रोवाइड करवाता है, तो ये आप देख सकते हैं अन अकेडमी आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग, सबकी फैसिलिटी देता है। टेस्ट दोगे कि नहीं दोगे अब की बार संडे को एसआई का टेस्ट है भैया, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं सर अभी पैसे नहीं है, तो मेहनत करो ना, और मेहनत करके इस टेस्ट को पास कर लो, इससे स्कॉलरशिप मिलेगी। 25 तक विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी, पहली रैंक से 25 रैंक तक, ठीक है ना। ये आरपीएससी का अभी सीजन अनाउंस हुआ है थोड़ा सा, कि अगर आप 12 महीने का कोर्स खरीदेंगे तो 2 महीने फ्री, मतलब 14 महीने, और 24 महीने वाला लेंगे तो 25 महीने तक का काम मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज चला रखी है, आरएस की वैकेंसी आई चुकी है, आरएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इधर देखो आप, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, ध्यान रख लेना आप ये अपने। और बैचेज चल रहे हैं, रीट लेवल 2 का बैच स्टार्ट कर दिया, पटवार का बैच स्टार्ट कर दिया, ध्यान रखना 16 जुलाई को कर दिया था रीट का बैच, पटवार वाला भी स्टार्ट कर दिया 17 जुलाई को। अभी जो लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुए हैं ना, वो आरएस के हुए हैं। ये आरएस का बैच प्री वाला, और ये आरएस का बैच आपके प्री कम मेंस, दोनों बैच आपके स्टार्ट हुए हैं। बिल्कुल ग्रामीण संस्कृति, बिल्कुल समझ गया मैं, सलमान खान। और मैं तो एक बात कहता हूं, मैं तो क्या है, एक ही बात जानता हूं, मुझे इसमें एक फायदा नजर आता है। मानो कि मैं तैयारी कर रहा हूं रीट लेवल 1 या 2 की, ठीक है ना, रीट लेवल 1 या 2 की तैयारी कर रहा हूं, और रीट लेवल 1 या 2 का एग्जाम हो गया। अब मैं तैयारी करना चाहता हूं आरएस की,
ठीक है ना, आरएस की करना चाहता हूं तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। एक फीस के अंदर ये सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, एक ही फीस के अंदर ये सारे कोर्स मिल जाएंगे जितने भी हैं, एक सिंगल फीस के अंदर मिलते हैं, ये खास बात है। आपको आप एसआई का खरीदो सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखो आप इधर, अब इसकी फीस क्या है, तो 12 महीने की 7,000, कम वाली भी ले सकते हो, आपको लग रहा है 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 24 महीने वाला मामला भी ठीक है भैया थोड़ा सा, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं दे रहा हूं 10% डिस्काउंट, ये मेरी तरफ से आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कोड डालना पड़ेगा। जब आप कोर्स खरीदोगे ना, जब आप कोर्स खरीदोगे तो आपको ये कोड डालना पड़ेगा SCAS 10, मतलब स्टेट कंपटीशन अभिषेक शर्मा 10, SCAS 10 डाल लो भैया। जिसको भी कोर्स चाहिए ना, चाहे वो CBSE स्कूल का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे IIT वाला हो, सब सुन लेना। जरूरी नहीं है कि आप कंपटीशन वाले ही डालें, कोई भी हो आप ये कोड डाल देना SCAS 10, आपका काम बन जाएगा भैया, ठीक है। चलिए तो भाई, चाहो तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अब अपन अपनी शुरुआत करते हैं यहां पर अपने चैप्टर को लेकर के। बिल्कुल, आज अपनी जो थ्योरी है, आज जो अपनी थ्योरी है वो है आहड़ सभ्यता। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। आज जो हम यहां पर बात करने वाले हैं वो आपके आ जाएगी कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, कुछ सभ्यताओं के नाम मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐप पर भी पढ़ाऊंगा, हर्षित शेखावत जी बिल्कुल, और चली रही है मेरी क्लास। वहां तो इंडियन हिस्ट्री और पढ़ा रहा हूं मैं, वहां तो इंडियन हिस्ट्री और पढ़ा रहा हूं, कॉम्बो मी टू। हाँ जी, चलिए साहब, तो देखो अब आप यहां पर मेरी बात आहड़ सभ्यता के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की 5 ऐसी सभ्यताएं हैं जिनसे परीक्षा के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। 5 ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके अंदर परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। कौन कौन सी सभ्यताओं से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं? एक तो कालीबंगा से प्रश्न बहुत आते हैं, एक आपके जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो आहड़ से भी आते हैं। आहड़ के अलावा एक सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं बैराट से आते हैं। बैराट के अलावा एक प्रश्न आते हैं गणेश्वर से आते हैं, और एक आते हैं आपके बागोड़ से। लो भैया, ये 5 ऐसी सभ्यताएं हैं जिनको बिना पढ़े मैदान में नहीं उतरना है। सुशील कुमार यादव पूछ रहे हैं क्वेश्चन आंसर नहीं है क्या? आज क्वेश्चन आंसर नहीं है भैया, मैं आज आहड़ सभ्यता को क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊंगा, सुन लेना मेरी बात को आप यहां पर। कालीबंगा, कालीबंगा, आहड़, बैराट, गणेश्वर और बागोड़, इन 5 को बिना पढ़े आप मैदान में नहीं उतरेंगे, ठीक है ना। तो आहड़ सभ्यता के बारे में बात करते हैं सबसे पहले अपन। तो कोई भी सभ्यता हो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान होना चाहिए? उस सभ्यता की स्थिति, सबसे पहले आपको स्थिति का पता होना चाहिए, सबसे पहला काम। तो दूसरे नंबर पर आप ये याद करो कि वो जो सभ्यता है उसकी खोज कब हुई, खोज के बाद में ध्यान रखना उसका उत्खनन कब किया गया, और उत्खनन के बाद में ध्यान रखना उसका पुनः उत्खनन कब किया गया। ये ध्यान रख लेना। आप आहड़ के बारे में अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये 4 छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, सबसे पहले 4। हाँ जी, चलिए तो देखो आप यहां पर बागोड़ और मंडफिया, हाँ जी, भी जुड़ी है अभी कॉलेज लेक्चर में, बिल्कुल वो भी पढ़ा दूंगा मैं, चिंता ही मत करो आप, ठीक है ना। हाँ, तो देखो आप यहां पर सबसे पहले स्थिति, तो आहड़ सभ्यता आपके कहां पर है? उदयपुर जिले में। कहां पर है? उदयपुर जिले में। और उदयपुर जिले के कौन से गांव में? तो उदयपुर जिले के आघाटपुर गांव में। ध्यान रखना, उदयपुर जिले के आघाटपुर गांव में आपके कौन सी सभ्यता स्थापित है? तो उदयपुर जिले के आघाटपुर गांव में आपके और आहड़ सभ्यता स्थापित है। एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो याद करो उदयपुर, और उदयपुर के बाद में याद करो आघाटपुर गांव। आघाटपुर गांव याद कर लो, ठीक है ना। सुभाष चंद्रा जी, हाँ जी। फिर देखो इसके बाद में दूसरी बात, कौन सी नदी, अधिकतर सभ्यताओं का जो विकास हुआ है वो कोई ना कोई नदी के किनारे हुआ है, कोई ना कोई नदी के किनारे हुआ है ना। तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे, जो आगे बढ़ करके क्या बन जाती है? बेड़च। लेकिन आयड़ सबसे पहले उत्तर देना है,
मान लो गलती से दोनों ही ऑप्शन में आ जाएं, वैसे आएगा नहीं, लेकिन मान लो दोनों ही गलती से ऑप्शन में आ जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको आयड उत्तर देना है। आयड या बेड़च नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, आयड या फिर बेड़च नदी के किनारे आपके कौन सी सभ्यता विकसित होती है, तो वो आपके आहड़ सभ्यता विकसित होती है। ठीक है, आहड़ सभ्यता की खोज कब हुई, तो खोज हुई थी 1953 ईस्वी में। देखो खोज हुई थी 1953 में, ठीक है, हाँ जी। तो एक चीज ध्यान रखना, हमारे पंकज जी मित्र हैं, उन्होंने एक बहुत जोरदार बात कही है कि सहते रहिए सारी तकलीफ इस उम्मीद के साथ, कि सहते रहिए सारी तकलीफ इस उम्मीद के साथ, खुदा नूर भी बरसाता है तो आज माने के बाद। क्या बात है बोले, बहुत ही गजब पंक्तियां, पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो खोज कब हुई थी 1953, खोज कब हुई थी 1953। 1953 में 3 जोड़ो तो क्या आ जाएगा 1956, ऐसे ही याद करो जैसे मैं कर रहा हूं। और 1956 में 6 जोड़ो, 1956 में 6 जोड़ो तो क्या आ जाएगा 1962, तो यहां लिख देना 1961-62। तीनों याद हो जाते हैं, यू की यूं ही, तीनों यू की यूं याद हो जाते हैं, ध्यान रख लेना। 1953 में कितने जोड़े, 3 जोड़े तो 1956, 56 में 6 जोड़े तो 1962 आपके आ जाएगा। समझ गए यहां पर। और अब ध्यान रखना, खोज किसके द्वारा की गई, खोज किसके द्वारा की गई बताऊंगा। देविका मीणा जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, सुभाष चंद्रा जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। बबलू गुजर धौलपुर से बिल्कुल सही उत्तर दिया। चिंकी गोयल ने खोज की थी 1953 के अंदर, किसके द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास। बोलो किसके द्वारा, तो अक्षय कीर्ति व्यास। एक बार देखो तो सही आपको कितना याद है, अरे आपको चेक तो करूं कितना याद है, बताओ। देखे कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, फटाफट से उत्तर दो। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तुरंत उत्तर देना। देखिए यहां पर सबके उत्तर आने चाहिए। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, बिल्कुल अक्षय कीर्ति व्यास। ये तो आहड़ सभ्यता के खोज करता है अक्षय कीर्ति व्यास, तो बिल्कुल उत्तर अनुप्रिया, बहुत जोरदार। अनन्या शेखावत, अतुल बंसल, बीएस थापर थोड़ी आएगा, वो थापर वो भी बीएस नहीं है, वो भी बीके है, और बीके थापर तो उत्खनन कर्ता में आते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया कृष्णा गर्ग ने यहां पर, हाँ जी बिल्कुल। दीक्षा पाठक सही उत्तर। अगर आपसे पूछे कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो कालीबंगा के अंदर उत्तर क्या आएगा, अमलानंद घोष। क्या उत्तर आएगा, अमलानंद घोष। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, तो अक्षय कीर्ति व्यास। लेकिन उत्खनन करने वाले कौन, रतन चंद्र अग्रवाल। उत्खनन करने वाले कौन हो जाएंगे, तो उत्खनन करने वाले रतन चंद्र अग्रवाल हो जाएंगे। बोलो कौन हो जाएंगे, उत्खनन करने वाले आपके रतन चंद्र अग्रवाल होंगे। फर्क देखो, 1952 में अमलानंद घोष कालीबंगा, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास आपके आहड़। समझ गए मेरी बात, तो ये ध्यान रखना। उत्खनन करने वाले रतन चंद्र अग्रवाल, लेकिन पुनः उत्खनन करता हसमुख धीरज लाल सांकलिया। मत याद करो इतना, HD सांकलिया, इतना तो याद कर लोगे ना, HD सांकलिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, HD सांकलिया तो याद कर सकते हो ना। VN मिश्रा, हाँ वीरेंद्रनाथ मिश्र का भी नाम आता है, लेकिन विशेषकर HD सांकलिया। VN मिश्र का भी नाम आता है इसके अंदर, वीरेंद्रनाथ मिश्र, ये भी साथ में थे, ये भी ध्यान रखना साथ में थे। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई क्या आपके, सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई क्या। मनोज शर्मा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, अक्षय कीर्ति व्यास खोज करने वाले, रतन चंद्र अग्रवाल उत्खनन करने वाले, और पुनः उत्खनन करने वाले कितने आदमी थे रे कालिया, तो 2 आदमी थे। पहले का नाम HD सांकलिया और दूसरे का नाम VN मिश्र, ठीक है ना, VN मिश्र। हाँ सुभाष चंद्रा जी पूछ रहे हैं, मे आई कम इन सर। बिल्कुल भाई, कौन रोक सकता है तुमको, यहाँ पे है किसी की औकात जो तुम्हें यहाँ आने से रोक दे। चलिए फटाफट से क्लियर कीजिए, एक बार तुरंत क्लियर कीजिए इसको, हाँ फिर आगे बात करता हूं।
देखो अब थोड़ी सी बात, और मैं हल्की सी, ज्यादा नहीं करूंगा, थोड़ी सी बात मैं यहां पर ज्योग्राफी को लेकर के कर लेता हूं। आज्ञा है क्या आपकी? आज्ञा हो तब तो करूं भैया, क्योंकि मैं यहां पर ये मैंने बना दिया भैया उदयपुर, ये मैंने क्या बना दिया आपके, तो ये वाला एरिया अपना हो जाएगा उदयपुर। इतना मेरे को आता नहीं है, जितना आता है मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। ये अपना कौन सा एरिया हो जाएगा भैया, तो ये भैया अपने हो जाएगा राजसमंद। बोलो क्या हो जाएगा, ये राजसमंद हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा एरिया हो जाएगा, तो ये अपने चित्तौड़गढ़ वाला एरिया हो जाएगा। कौन सा? ये चित्तौड़गढ़ वाला एरिया हो गया, ठीक है ना। और ये अपने कौन सा एरिया हो गया फिर, तो ये अपने जो एरिया हो गया, ये भीलवाड़ा वाला एरिया हो गया। कौन सा? भीलवाड़ा वाला एरिया हो गया। सुनना अब मेरी बात कान खोल करके, ये तो कौन सा एरिया है भाई साहब, ये उदयपुर है, छोटा लिख रहा हूं ध्यान रखना। ये चित्तौड़गढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है। ये अपने भीलवाड़ा आ गया भैया, ये अपने क्या आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा। और ये अपने क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं भैया राजसमंद। बोलो क्या कहते हैं इसको, इसको राजसमंद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, राजसमंद कहते हैं। हाँ जी, रुकमा जी पूछ रही है क्लास कितने टाइम से चल रही है, अभी शुरू ही की है रुकमा जी, लेकिन लाइक और शेयर ठोको दमादम, लाइक ठोको तुरंत फटाफट से। यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू, अच्छा जी नीलम हरिद्वाल कह रही है कि यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू चेंज योर हैबिट्स, एंड चेंज हैबिट्स चेंज योर फ्यूचर। पढ़ने की आदत डाल लो बस, ठीक है ना, पढ़ने की आदत डाल लो, यही काफी है अपने। तो आप तो इधर देखो, मैं पढ़ा रहा हूं ना, बस आप पढ़ो ध्यान से। ये अपने उदयपुर के अंदर एक पहाड़ी है भैया, ये उदयपुर के अंदर अपने क्या है, एक पहाड़ी है। ध्यान से इधर देखना आप, ये उदयपुर में मैंने क्या बना दी, एक पहाड़ी है। अब इस पहाड़ी का नाम क्या है, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम क्या रखें, तो इस पहाड़ी का नाम मैं रख देता हूं गोगुंदा की पहाड़ी। क्या नाम रखूंगा इसका, इस पहाड़ी का नाम मैं रखूंगा गोगुंदा की पहाड़ी। ध्यान से सुनना, क्या नाम रखूंगा, गोगुंदा की पहाड़ी। उदयपुर के अंदर गोगुंदा की पहाड़ी। यहां पर एक झील है भाई साहब, यहां पर एक झील है। इस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम है उदय सागर झील। क्या नाम हो जाएगा, उदय सागर झील। भीलवाड़ा में यहां पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम है बिंगोद। क्या नाम हो जाएगा, बिंगोद। ध्यान से सुन लेना, अब एक एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, एक एक बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो लो साहब, अब बरसात आ गई, और ये बरसात का पानी, बरसात आ गई, और ये जो बरसात का पानी है, ये आकर के गोगुंदा की पहाड़ियों पर गिरता है, और गोगुंदा की पहाड़ियों से नीचे आकर के उदयपुर जिले से रवाना होकर ये सीधे सबसे पहले कहां पर पहुंचा, सबसे पहले उदय सागर झील में पहुंचा। सबसे पहले पानी कौन सी झील में गया, उदय सागर झील में गया। उदय सागर झील से ये आगे बढ़ा, और ये साहब आपके कहां पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, और चित्तौड़गढ़ से सीधे ये कहां पर पहुंच गया, ये आपके बिंगोद पहुंच गया। कहां पहुंच गया भैया, ये पानी आपके बिंगोद पहुंच गया। समझ गए बात, यहां पर ये ध्यान रख लेना आप। गोगुंदा की पहाड़ी पर बरसात का पानी आकर के सबसे पहले कहां पर गिरता है, सबसे पहले उदय सागर झील में गिरता है। कौन सी झील में गिरा, उदय सागर झील के अंदर ये पानी गिरा। ये उदय सागर झील है भैया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी आपके, उदय सागर झील। इस उदय सागर झील से पानी उदयपुर से आगे गया चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में जाकर के ये कौन से स्थान पर, तो ये आपके बिंगोद नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर, बिंगोद नामक स्थान पर, ये ध्यान रख लेना। अब ये जो नदी है ना, ये जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है भैया, इस नदी का नाम आयड़ नदी है। इस नदी का नाम क्या है, आयड़ नदी है। लेकिन ये जब तक आयड़ है, जब तक ये उदय सागर झील में नहीं गिर जाती। ये जब तक आयड़ है, जब तक ये उदय सागर झील में नहीं गिर जाती। और उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च। मतलब कि गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब कि गंगाधर ही शक्तिमान है, ध्यान रख लेना। समझ गए, मतलब कि आयड़ ही क्या है, बेड़च है, और बेड़च ही क्या है, बेड़च ही क्या है भैया, बेड़च ही आपके आयड़ है। समझ गए ना मेरी बात को, ध्यान रख लेना, और लाइक ठोको अगर समझ गए तो। और इसी के किनारे, इसी के किनारे आपके यहां पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तो इसी के किनारे आपके यहां पर आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता भैया, आहड़ सभ्यता विकसित हुई है, ध्यान रखना। हाँ जी, आहड़ सभ्यता विकसित हुई है आपके यहां पर। समझ गए आप मेरी बात को।
चलिए साहब, तो आहड़ सभ्यता का जिला कौन सा? साफ साफ दिख रहा है, आहड़ सभ्यता का जिला आपके क्या हो जाएगा? उदयपुर। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे या फिर बेड़च नदी के किनारे। समझ गए? लो भैया एक और चीज सुनो, फिर आप एक और चीज सुनिएगा आप मेरी यहां पर, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। एक और चीज, यहां पर एक पहाड़ी और है, ये राजसमंद वाला मामला है ना भैया, ये राजसमंद वाला मामला है। यहां पर भी एक पहाड़ी है, ये अपने राजसमंद में है भैया ये पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम आप बताओ क्या रखूं? बोलो, आप बोलो, जो ही रख दूंगा नाम, तो अपने घर की खेती है। इस पहाड़ी का नाम है, इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ी कहां है? राजसमंद के अंदर है ना। अरे खमनोर की पहाड़ी कहां है? राजसमंद के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बिल्कुल। अब यहां पर भी बरसात का पानी आकर के गिरा, ये भी बरसात का पानी आपके राजसमंद होता हुआ ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से कहां चला गया? भीलवाड़ा, और ये तो आगे और चला जाएगा भैया। ये जो नदी है, ये नदी कौन सी नदी है भैया? तो ये जो नदी है, इस नदी का नाम है बनास। क्या नाम हो जाएगा? बनास। बनास को और क्या कह सकते हैं? वर्णाशा। कह सकते हैं क्या बनास को वर्णाशा? फटाफट से बताओ। अरे वर्णाशा कह सकते हैं क्या? और बताओ बनास को क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नरेश बाबूजी नमस्कार। वर्णाशा के अलावा इसको वशिष्ठी भी तो कह सकते हैं। अरे इसको वशिष्ठी भी तो कह सकते हैं। और वर्णाशा मतलब कि वन की आशा, वन की आशा। और ये नदी कहां कहां बहती है? ये नदी आपके आरबीसी, ये नदी आरबीसी, आर मतलब राजसमंद, बी मतलब भीलवाड़ा, और सी मतलब चित्तौड़गढ़। फिर और आगे चली जाएगी, लेकिन यहां पर आरबीसी ध्यान रखना। बिंगोज से पहले बता रहा हूं। तो ये बनास हो गई। इधर से एक नदी और आ रही है मांडलगढ़ की पहाड़ी से, इधर से एक नदी और आ रही है, और इस नदी का नाम क्या है? मेनाल। बोलो क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है मेनाल। और यहां पर ध्यान रख लेना, 3 नदियां मिल गई। बिंगोद के अंदर क्या हो गया? बिंगोद के अंदर हो गया भैया त्रिवेणी संगम। बिंगोद के अंदर क्या हो जाएगा? त्रिवेणी संगम। कितनी नदियां आकर के मिलती हैं? अरे कितनी नदियां आकर के मिलती है, ये ध्यान रखना। एक तो आपके बेड़च, बनास, बेड़स, बनाच और मेनाल, ये तीनों नदियां जिस स्थान पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? उसको बिंगोद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बिंगोद कहते हैं। और यहीं पर इसी त्रिवेणी संगम पर एक मेला लगता है मेरे लाडलो, इसी त्रिवेणी संगम पर एक मेला लगता है, सोरत त्रिवेणी मेला। बोलो कौन सा मेला लगता है? सोरत त्रिवेणी मेला, ध्यान रख लेना। और ये सोरत त्रिवेणी मेला जिस दिन आप लोग महाशिवरात्रि मनाते हो, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन लगता है। लो भाई साहब, हिस्ट्री से कल्चर तक घुस गए भैया, हिस्ट्री से कल्चर तक घुस गए, ये ध्यान रख लेना आप। तीनों नदियां मैंने बता दी, लेकिन बात किसकी थी? बात तो केवल आहड़ की थी, बात तो केवल आहड़ की थी, ये ध्यान रख लेना। किसकी थी बात? बात केवल आहड़ की थी। समझ गए? यहां पर कोई दिक्कत इसके अंदर? अरे कोई दिक्कत है क्या? सोरत त्रिवेणी मेला कहां लगता है? बिंगोद में लगता है। कब लगता है? महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। तो बताओ कोई दिक्कत पूरे मैटर में? फटाफट से बताओ। हाँ संगीता जी कह रही है मैप बहुत ही अच्छा बनाया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। तो समझ में आई क्या बात यहां पर? कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए साहब, तो आहड़ सभ्यता कहां पर? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता कहां पर? आहड़ सभ्यता उदयपुर में। कौन से गांव में? आघाटपुर गांव में। और कौन सी नदी के किनारे? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे, ध्यान रख लेना भैया। चलो तो साहब आगे की बातें करते हैं अब अपन। इसके बाद में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये जो आहड़ सभ्यता है, ये जो आपके आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता के क्या क्या उपनाम हैं? सुनिएगा भाई, आहड़ सभ्यता के उपनाम क्या क्या हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया,
बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार लोकेश जी, नमस्कार। ज्योग्राफी मस्त है आपकी। अरे मेरे को कई ज्योग्राफी आती है, ये तो मैं ऐसे ही हवा में मार लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता के उपनाम, अगर आहड़ सभ्यता के उपनाम पूछे ना, सबसे पहले तो ये याद करो कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता आपके कौन से गांव में है? तो ये सभ्यता आपके आघाटपुर गांव में है। कौन से गांव में हो जाएगी? तो ये आपके आघाटपुर गांव में हो जाएगी। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? आघाटपुर सभ्यता कह सकते हैं। आघाटपुर सभ्यता इसको कहते हैं। हाँ, इलोन मस्क, अच्छा ये कौन है भैया? इलोन मस्क। सभी लोग लाइक शेयर कर दो, सबको अंतरिक्ष की फ्री यात्रा करवाएंगे। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, ठीक है ना। देखो भाई साहब, और अपने यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री लोग भी पधार रहे हैं, एलियन। हाँ चलिए भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आघाटपुर सभ्यता भी कह सकते हैं। इसका स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम है भाई साहब धूलकोट सभ्यता। ये ध्यान रखना, इसका स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम है धूलकोट सभ्यता। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे कोई पूछे कि आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है, तो बिना गलती करे और उत्तर क्या दे देना आप? धूलकोट सभ्यता उत्तर दे देना। बिना गलती करे धूलकोट सभ्यता उत्तर दे देना। समझ गए मेरी बात को? तीसरे नंबर पर यहां पर आपको तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। भाई साहब क्या मिली है? तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। तो ये ध्यान रख लेना, इसको आपको क्या कहना है? ताम्रवती नगरी कहना है। बोलो क्या कहना है? ताम्रवती नगरी भी आप इसको कहोगे। लेकिन मामला हटाओ, मामला हटाओ भाई साहब। लेकिन जब परीक्षा में पूछे ना ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी, तो मामला कुछ और ही होगा। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी, तो मामला कुछ और होगा। और वो मामला क्या होगा वो आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किसे कहा जाएगा? फटाफट से उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, देविका मीणा बिल्कुल सही उत्तर। बबलू ने उत्तर दिया, मुकुल ने उत्तर दिया, अनुप्रिया, अनुदोसा बहुत बढ़िया उत्तर दिया भैया आपने। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बन्ना विवान सिंह राठौड़, रुकमा विश्नोई, केवल सिंह प्रजापत। हाँ बिल्कुल सर जी। अब ये भी बताओ जी, पूरण सिंह चौहान जी क्या बताएं बोले? तो ये ध्यान रख लेना, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा भैया गणेश्वर। और गणेश्वर आपके कहां पर है? सीकर जिले के अंदर। बोलो कहां पर है? आपके सीकर जिले के अंदर गणेश्वर है, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना भाई साहब, ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं? ताम्रवती नगरी आहड़ को कहते हैं। कौन सी नदी के किनारे है भैया? बेड़च। तो इसको बेड़च संस्कृति भी कह सकते हैं, इसको बेड़च संस्कृति भी कह सकते हैं। और बेड़च आगे जाके किस में मिल जाएगी? बनास में। तो इसको बनास संस्कृति भी कह सकते हैं। और ये नाम देने वाला कौन? बेड़च संस्कृति और बनास संस्कृति नाम देने वाला कौन है? H.D. सांकलिया, जिसने इसका पुनः उत्खनन किया था। H.D. सांकलिया के अनुसार। बोलो क्या हो जाएगा? H.D. सांकलिया के अनुसार। ध्यान रख लेना, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सुनिएगा, अगर आपसे पूछे आहड़ सभ्यता का समय, लो भैया, अगर आपसे पूछे आहड़ सभ्यता का समय, तो काय को टेंशन लेनी भाई साहब? टेंशन काय को लेनी? तुरंत उत्तर फेंक के मारना, तुरंत उत्तर फेंक के मारना भैया। 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व से और 1200 ईसा पूर्व, बिना टेंशन लिए। मतलब कि ये सभ्यता आपके 4000 वर्ष पुरानी है। लगभग कितने वर्ष पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है ये सभ्यता। समझ गए यहाँ पर? और ये जो टाइम है ना, ये टाइम किसने बताया है? ये टाइम आपके गोपीनाथ शर्मा ने बताया है। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। बताओ किसके अनुसार? तो ये जो टाइम है ना, ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। सिंधु सभ्यता का टाइम 2350 ईसा पूर्व से, सिंधु सभ्यता का टाइम 2350 ईसा पूर्व से, मतलब कालीबंगा की बात कर रहा हूं, 1750 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। लेकिन आहड़ सभ्यता का टाइम 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। समझ गए क्या मेरी बात? यहां
पर। और ये जो आहड़ सभ्यता है, ये जो आहड़ सभ्यता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मृतकों का टीला। जैसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, वैसे ही राजस्थान में आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहते हैं मृतकों का टीला। समझ में आ गई क्या बात? यहां पर नरेश बाबूजी लाइक शेयर की संख्या बढ़ाओ, सभी बिल्कुल मस्त क्लास है, जोरदार तरीके से एक बार ठोक करके लाइक करो और जबरदस्त तरीके से चारों तरफ क्या कर दो? शेयर कर दो भैया। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, लेकिन राजस्थान के अंदर आहड़ को कहते हैं मृतकों का टीला। समझ गए क्या मेरी बात? यहां पर कोई दिक्कत इसके अंदर? तो फटाफट से क्लियर करो भैया, फटाफट से क्लियर करो। एक एक पॉइंट आपके यहां पर निकल करके आ रहा है, ठीक है ना? चलिए इसके बाद में देखो आप यहां पर, इसके बाद में इंपॉर्टेंट बिंदु। अब इसकी बात करते हैं अपन आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की। आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो देखो आप, आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, ध्यान से सुनना, आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले ले दो, लो भैया स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत आप लोग। हाँ जी, देखो आहड़ सभ्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो यहां पर ध्यान से सुनना। सबसे पहली विशेषता, ये जो आहड़ सभ्यता है, ये आपके एक तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अंतर्गत आती है। ये आपके क्या हो जाएगी? ताम्र पाषाण कालीन, या इसको ताम्र युगीन भी कह सकते हो आप, ये ठीक है ना? और ये लोह युगीन में भी आती है। तीनों पार्ट है भैया इसकी। बोले गुरुजी लोहा तो बहुत अंत में जाकर के मिला था, तो ये ध्यान रख लेना, आहड़ सभ्यता के अंत में, लगभग ध्यान रख लेना, आहड़ सभ्यता के अंत में क्या मिल गया था? लोहे के साक्ष्य मिल गए थे। आहड़ सभ्यता के अंत में, आहड़ सभ्यता के अंत में, और किसके साक्ष्य मिले? लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए भैया। तो ये ध्यान रख लेना, इसको अपन तीनों कैटेगरी में रखते हैं, इसको अपन तीनों कैटेगरी में रखते हैं। एक तो ताम्र पाषाण काल में भी रखते हैं, एक ताम्र युगीन में भी रखते हैं, और लोह युगीन में भी रखते हैं, ध्यान रखना। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, आहड़ के अंदर जो संस्कृति है वो कैसी संस्कृति है? वो ग्रामीण संस्कृति है। ये ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता की जो संस्कृति है वो कैसी संस्कृति है? तो वो ग्रामीण संस्कृति है, बिल्कुल ये ध्यान रखना। और ग्रामीण संस्कृति है, यहां पर परिवार कैसा है? पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है। एक तो यहां पर कैसी व्यवस्था है? पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है यहां पर। और परिवार कैसा है? तो यहां पर आपके संयुक्त परिवार के प्रमाण है। परिवार कैसा है भैया? तो इस सभ्यता के अंदर आपके संयुक्त परिवार हो जाएगा। एक एक बात ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो यहां पर क्या देखने को मिलेगी? कालीबंगा तो क्या थी? नगरीय सभ्यता। कालीबंगा तो क्या थी? नगरीय सभ्यता। और ये क्या हो जाएगी भैया? ये ग्रामीण सभ्यता है। ये क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। यहां पर कैसी व्यवस्था? तो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। और परिवार कैसा है? तो परिवार संयुक्त परिवार है। अब बताऊं मैं आपको कैसे संयुक्त परिवार है? पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो तुरंत। हाँ जी, हाँ, तो देखो आप इधर, इसके बाद में ध्यान से सुनना, संयुक्त परिवार व्यवस्था कैसे है? तो सुनो, मकान में, एक मकान में 3 से 6 चूल्हे के प्रमाण मिले हैं। एक ही मकान में 3 से 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रख लेना। एक ही घर के अंदर भाई साहब, एक ही घर के अंदर 3 से 6 चूल्हे मिले हैं। ध्यान देना इधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही घर में 3 से 6 चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब क्या होता है? किस घर में 3 से 6 चूल्हे चाहिए भैया? इसका मतलब होता है कि यहां पर अधिक संख्या में लोग रहा करते थे। मतलब कि क्या हो जाएगा? सामूहिक भोजन। ये सामूहिक भोजन के प्रमाण है भैया, कि सब लोग यहां पर एक साथ भोजन किया करते थे भैया। लुगाइयां लगी रहती थी खाना पकाने में दमादम, ठीक है ना। और दूसरी बात, मतलब कि परिवार कैसा होगा? मतलब कि परिवार संयुक्त परिवार होगा। कैसा परिवार होगा? संयुक्त परिवार होगा। और यहां पर व्यवस्था कैसी? संयुक्त परिवार के अंदर व्यवस्था थी पितृ सत्तात्मक। कैसी व्यवस्था थी भैया?
पितृसत्तात्मक। तो ये चीज आपको मैंने बता दी, ये चीज आपके क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है पूनम आसीवाल जी, बन्ना विवान सिंह राठौड़, बिल्कुल। हाँ तो लुगाई ही बोलते हैं अपने तो भैया, राजस्थान पढ़ा रहे हैं तो लुगाई ही बोलेंगे ना। हाँ सब अलग अलग रोटी बनाते थे लेकिन परिवार संयुक्त में रहते थे। हाँ अच्छा पटेल साहब, तो ये ध्यान रख लेना परिवार कैसा है, परिवार आपके यहाँ पर संयुक्त परिवार है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात सुनो, एक और बात सुनना, परीक्षा के अंदर पूछा, बिल्कुल MR बिश्नोई जी बिल्कुल पधारिए। परीक्षा के अंदर क्या पूछा गया, परीक्षा में पूछा कि एक चूल्हे के ऊपर हथेलियों के निशान है, एक चूल्हे पर मानव की हथेलियों के निशान है। चूल्हा बनाते हैं तब हथेलियों के निशान हो ही जाते हैं, तो ये ध्यान रख लेना। एक चूल्हे पर मानव की हथेलियों के निशान, मानव की हथेलियों के निशान बता सकते हो क्या कहां से मिले हैं? एक चूल्हे पर मानव की हथेलियों के निशान कहां से मिले हैं? तो ये आहड़ सभ्यता से मिले हैं। कौन सी सभ्यता, कौन सी सभ्यता से मिले हैं भैया? तो ये आपके आहड़ सभ्यता से मिले हैं। लोकेश जी कह रहे हैं चित्रकला शैली पढ़ा रहे थे, चित्रकला वाली क्लास 8 बजे है भैया, चित्रकला वाली क्लास है ना वो 8 बजे ही, ध्यान रखना। इसके तुरंत बाद अभी अपनी ये सुबह वाली क्लास है और सुबह वाली क्लास हो नहीं पाई थी किसी कारणवश, तो मैंने वो अब शेड्यूल कर दी 6:30 से 8 और 8 बजे चित्रकला। तो दमादम 3 घंटे मेरे साथ जुटे रहो, ठीक है ना। हाँ घबराने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो बस, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। हाँ जी, इसके बाद में देखो आप यहां पर, इसके बाद में ध्यान से देखना, इसके बाद में भवन निर्माण, आहड़ सभ्यता में भवन निर्माण, यहां से 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलेंगे भैया। आहड़ सभ्यता के अंदर क्या आएगा? भवन निर्माण। ध्यान से सुनना, आहड़ सभ्यता के अंदर भवन निर्माण में कौन सी ईंटों का प्रयोग किया गया? तो यहां पर भी कौन सी ईंटों का? काली बंगा की तरह कच्ची ईंटों एवं काले पत्थर का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, कच्ची ईंटों एवं काले पत्थर का प्रयोग यहां पर किया गया। और मकान कैसे बने हैं, मकान कैसे बने हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप। मकान किस प्रकार के बने हुए हैं उसको भी थोड़ा सा आप लोग देखना। जैसे देखो आप यहां पर मकान का जो आकार है ना, मकान का जो आकार है वो बिल्कुल कैसे बने हुए हैं? वो बिल्कुल आयताकार है। जैसे ये मकान है भैया, ये मकान का आकार बिल्कुल कैसा है? आयताकार। ध्यान रख लेना, जो घर हैं वो बिल्कुल आपको किस आकृति के मिलेंगे? तो घर बिल्कुल आयताकार हैं। इनके ऊपर और इस प्रकार लकड़ी की छत है, लकड़ी की छत है, ध्यान रखना। इसके ऊपर क्या बना रखी है इन्होंने? ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर इन्होंने लकड़ी की छत बना रखी है। ये लकड़ी की छत है जिसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया? मिट्टी का लेप कर दिया। सोचो आप, इमेजिन करो कि मकान कैसा बन रहा होगा, इमेजिन करो कि मकान कैसा बन रहा होगा, ठीक है ना। मिट्टी का लेप, बिल्कुल आयताकार मकान है, आयताकार मकान है। छत किसकी बनी हुई है? छत बिल्कुल लकड़ी की बनी हुई है, ध्यान रख लेना। और इसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया? इसके ऊपर बीच में भाई जगह रह जाती है ना, तो बीच में जगह रह जाती है, तो वहां पर इन्होंने और मिट्टी का लेप कर दिया। किसका लेप कर दिया? मिट्टी का लेप इन्होंने कर दिया। समझ गए मेरी बात को यहां पर? फिर देखो भैया दीवारें, ये जो दीवार है, ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार किसकी बनी हुई है? ये जो मकान की जो दीवारें हैं ना, ये जो खड़ी कर दी मैंने यहां पर, ये दीवारें किसकी बनी हुई हैं? तो ये दीवारें आपके, दीवारें कच्ची ईंटों की बनी है भैया, कच्ची ईंटों की दीवारें बनी है। बोले गुरुजी ऐसे प्रश्न भी आते हैं क्या? ऐसे प्रश्न भी आते हैं क्या? भैया ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा गया था निम्न में से आहड़ सभ्यता के बारे में गलत कथन छांटिए। निम्न में से आहड़ सभ्यता के बारे में गलत कथन छांटिए। तब यह दिक्कत खड़ी हो गई थी भाई साहब, तब यह दिक्कत खड़ी हो गई थी। और मकान के नीचे की जो फर्श है, मकान के नीचे की जो फर्श है वो भी देखो आप एक बार। ये जो मकान के नीचे की जो फर्श है, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। ये जो मकान के नीचे की फर्श है, इस फर्श के अंदर कौन सा पत्थर लगाया गया है? शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है।
कौन से पत्थर का? शिष्ट पत्थर का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। किसमें? मकान की फर्श के अंदर। किसके अंदर प्रयोग किया गया है भाई साहब? ये जो मकान की फर्श है ना, इसके अंदर शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ये मकान वकान तो अपना बन ही गया भैया कि मकान किस प्रकार का है, ये मैंने आपको बता ही दिया। बिल्कुल ये ध्यान रख लेना, ये अपने जोरदार मकान बन गया। ठीक है, अब आ जाओ आप इधर। एक और बात, इन लोगों ने और जल निकासी के लिए, इन लोगों ने जल निकासी के लिए घर के बाहर इस प्रकार जमीन में एक खड्डा कर रखा है भैया। एक खड्डा कर रखा है जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर जो खड्डा कर रखा है उसमें इस प्रकार मिट्टी के घड़े हैं। ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके मिट्टी के घड़े हैं, ध्यान रख लेना। जल निकासी के लिए पानी क्या है? काम आना चाहिए भैया। मिट्टी के क्या है ये आपके? तो ये सारे आपके मिट्टी के घड़े हैं। जो भी पानी है ना, चाहे बरसात का पानी हो, कोई भी बरसात का पानी हो, चाहे फिर ध्यान रख लेना आपके, और कोई भी बरसात का पानी गंदा पानी हो, उसका उपयोग करना ये जानते हैं। उसका क्या जानते हैं? ये उपयोग करना जानते हैं। और ये जो उपयोग करने की विधि है ना, कि जो गंदा पानी है उसको ये किसके अंदर रख लेते हैं? चक्रकूप। और ये चक्रकूप क्या है? जल निकासी व्यवस्था। ये चक्रकूप क्या है? आहड़ के अंदर गंदे पानी के निकास के लिए क्या काम में लिया जाता था? तो ध्यान रख लेना, चक्रकूप काम में लिया जाता था। आई बात समझ में? आहड़ में गंदे पानी के निकास के लिए क्या काम में लिया गया? चक्रकूप काम में लिया गया। और इसको वैज्ञानिक विधि माना गया। इसको क्या माना गया? इसको वैज्ञानिक विधि माना गया है। और ये जो वैज्ञानिक विधि है, इसको इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इसको नाम दिया। बोलो क्या नाम दिया? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो सुनना मेरी बात आप, यहां पर जो बरसात का पानी है ना, वो बरसात का पानी यहां से रिश्ता रिश्ता कहां पर आ जाएगा? यहां पर आकर के जमा होगा। घरों का गंदा पानी भी कहां पर आएगा? इसके अंदर आएगा, और ये पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। ये जो पानी है ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, और धीरे धीरे रिश्ता रिश्ता और जहां इसकी जरूरत है वहां पर चला जाएगा। धीरे धीरे रिश्ता रिश्ता जहां इस पानी की जरूरत है ना, वहां चला जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चक्रकूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है भैया। सुनो एक बार फटाफट से, वापस रिपीट करता हूं तुरंत, ध्यान से सुनना। मकान कैसे हैं? बोले मकान आयताकार है। मकान की छत किसकी बनी है? लकड़ी की छत बनी है। मैं क्या कह रहा हूं, जब परीक्षा में पूछेगा ना निम्न में से आहड़ सभ्यता के बारे में गलत कथन छाटिए, तब तुम खुद गलत हो जाओगे। तुम खुद गलत हो जाओगे, ध्यान रखना। ये मकान कैसे हैं? आयताकार। किसकी छत है? लकड़ी की छत। उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया गया है। उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया गया है। समझ गए? यहाँ ध्यान रखना। हाँ जी गुरुजी, आपके स्टूडियो में मक्खी की आवाज आ रही है। पता नहीं भाई साहब, ये तो मैंने देखा नहीं अभी तक। और मकान की जो दीवार है वो कच्ची ईंटों की बनी है। फर्श में शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है। एक विशेष प्रकार का पत्थर आता है, शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है। और पानी के निकास के लिए, जल निकासी व्यवस्था के लिए किसका प्रयोग किया गया है? चक्रकूप। और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रयोग। किसका प्रयोग? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रयोग। लो साहब, ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब कि घड़े रख दिए, घड़ों के अंदर पानी रिसता हुआ जाएगा, कोई भी पानी होगा और वो अपनी जगह काम आएगा। समझ गए? फटाफट से क्लियर करो। घर आपने बहुत मस्त बनाया, इसे रहने के लिए मुझे दे दो। हाँ जी बिल्कुल 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 दे देंगे पटेल साहब, बिल्कुल देंगे आपको, बिल्कुल चिंता ही मत करो, ये आपको दे देंगे। ठीक है, अब सुनो दूसरी बात। ये बात तो क्लियर हो गई ना? हाँ, आपने पेंटिंग गजब की बनाई है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सुनो, अब यहां से और मिला है बिना हत्थे का जलपात्र। क्या मिला है? आहड़ सभ्यता से, यहां से एक प्रश्न बनेगा जोरदार। आहड़ सभ्यता से बिना हत्थे का जल पात्र मिला है। क्या मिला है भैया? बिना हत्थे का जल पात्र। आप लोग कभी देखना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोनू भी, आप लोग कभी एक चीज नोटिस करना, जब आप लोग जाते हैं ना ये अपने जग लेने के लिए जाते हो ना, पानी का जल पात्र लेने के लिए, तो ऐसा पानी का जल पात्र होता है भैया। ठीक है ना? हम लोग टेंट वालों के पास जाते हैं ना, टेंट वाले होते हैं, वो टेंट वाले अपने क्या दे देते हैं, उनके ऐसे जग के हत्था लगा रहता है। लेकिन ये हत्था बहुत ज्यादा समय तक टिकता नहीं है।
ये हत्ता बहुत सर जी आपको खोजने में समय लग गया, कालीबंगा और अच्छा पूर्ण सिंह चौहान जी। ध्यान से सुनना, अपन टेंट वालों के जाते हैं, टेंट वालों कहते हैं भैया 5 जग दे दे। जीमड़ा होता है ना, जीमड़ा, वो जीमड़े में क्या करते हैं अपन, बोले भैया 5 जग दे दे, पानी पिलाने के काम आएंगे, ठीक है ना, 5 जग दे दे, पानी पिलाने के काम आएंगे। तो भैया उसके जग के कभी भी हत्ता ही नहीं होता। अपने घरों में तो फिर भी हत्ता होता है, उसके जग में कभी हत्ता नहीं होता, तो यहां पर भी हत्ता नहीं होगा। तो ध्यान रख लेना, बिना हत्ते का जलपात्र मिला है, बिना हत्ते का जलपात्र मिला है साहब। समझ में आ गई बात आपको? ये आपके बिना हत्ते का जलपात्र है, जो कि आपके कहां से मिला है, जो कि आपके, पानी भर देंगे इसमें, हाँ पानी भरा हुआ नहीं मिला है, लेकिन कहीं तुम समझ जाओ, बोले सर आपने पानी भरा था, ये लो भैया बिना हत्ते का जलपात्र। मस्त लग रहा है ना, बिल्कुल जोरदार। हाँ बिना हत्ते का जलपात्र मिला है। तो लो साहब, ये जो बिना हत्ते का जलपात्र है ना, ये किसके समान है? ये ईरान के समान है। बोलो किसके समान है? ईरान के समान है। तो इससे पता लगता है कि आहड़ वालों का कहीं न कहीं ईरान से और व्यापारिक संबंध रहा होगा। ध्यान रख लेना, आहड़ के ईरान से संबंध की जानकारी, ईरान से, आहड़ के ईरान से संबंध की जानकारी किससे मिलती है? तो वो अपने को मिलती है भैया बिना हत्ते के जलपात्र से। बोलो किससे मिलेगी? बिना हत्ते के जलपात्र से मिलेगी। ध्यान रखना, ईरान के समान है ये जलपात्र। समझ गए? तो फटाफट से इसको भी क्लियर करो, तुरंत क्लियर करो, फिर उसके बाद में और भी जोरदार बात बताऊंगा, और भी जोरदार बात बताऊंगा, ये ध्यान रख लेना। सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट मामला, ध्यान से सुनना। सर जी सुराई लग रही है तो कोई बात नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट मामला सुनो आप। आहड़ से अनाज भंडारण के 2 बड़े मृदभांड मिले हैं। अनाज भंडारण के 2 बड़े मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, 2 बड़े मृदभांड मिले हैं। जब आहड़ की खुदाई की गई ना, जब आहड़ की खुदाई की गई तो ये ध्यान रख लेना, यहां से 2 बड़े मृदभांड मिले और उन दोनों बड़े मृदभांडों का नाम क्या रखा गया? आहड़ से परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, आहड़ से परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। फटाफट से लाइक करो ठोक करके। हाँ जी गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम, लोकेंद्र कुमार जी कह रहे हैं। हाँ चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो आप यहां पर एक का नाम तो क्या हो जाएगा? गोरे। आप लोग याद कर लेना बहुत अच्छे से, परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं। और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? गोरे एवं कोठ, या कोठे भी कह सकते हो इनको। ध्यान रखना, गोरे एवं कोठे। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, गोरे एवं कोठे कौन सी सभ्यता से मिले हैं? अरे गोरे एवं कोठे आपके आहड़ सभ्यता से मिले हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि गोरे एवं कोठे क्या है, गोरे एवं कोठे क्या है, तो आप उत्तर क्या दोगे? आप लोग उत्तर दोगे कि आहड़ सभ्यता में अनाज भंडारण के 2 बड़े मृदभांड गोरे एवं कोठे कहलाते थे। समझ गए? इसीलिए आहड़ को क्या कहा गया? गोरे एवं कोठे, गोरे एवं कोठे वाली सभ्यता। ध्यान रख लेना, गोरे एवं कोठे वाली सभ्यता किसको कहेंगे? आहड़ को कहेंगे। आशु पाठक जी कह रहे हैं सभी लाइक और शेयर कर दो भैया एक बार, ठीक है ना। इनको कितना ही कह लो नहीं करें भैया, ठीक है ना। 172 जने तुम देख रहे हो, अगर तुम चाहो एक एक को लाओ तो अभी तुरंत अपन देखो 300 पार हो जाएंगे, ठीक है ना। फटाफट से प्रयास किया करो तुम लोग ये। फिर दूसरे नंबर पर, या तो मैं मेहनत ही नहीं कर रहा, फर्जी पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही है ना। हाँ चलो खैर कोई बात नहीं, मैं तो अपना धर्म निभाऊंगा ही। इधर देखो, इसी कारण इसको क्या कहेंगे? बड़े मृदभांडों वाली सभ्यता। बड़े बड़े मृदभांड मिले ना, तो बड़े मृदभांडों वाली सभ्यता। जब परीक्षा में प्रश्न आएंगे ना तब तुम्हें बहुत याद आएगा।
बहुत याद आएगा जब तुम्हें, ध्यान रख लेना। बड़े मृद भांडों वाली सभ्यता, सुन लो यहाँ पर। और गोरे एवं कोठे वाली सभ्यता किसको कहा जाता है? तो दोनों ही आपके आहड़ को कहा जाता है। और आहड़ से एक चीज और बताता हूं, जब भैया अनाज मिल गया तो एक चीज ध्यान रखना, अनाज के अलावा यहां पर अनाज पीसने की चक्की भी मिली है। क्या मिली है? अनाज पीसने की चक्की भी यहां से प्राप्त की गई है। चाकी होती है ना, पहले घरों में हुआ करती थी, आजकल तो पता ही नहीं भैया, ध्यान रख लेना। आजकल तो होती है कि नहीं होती है? आजकल तो कहां होती है, आजकल तो और पिसवाने के लिए डालने जाना पड़ता है ना। और आजकल के लोग, और उसमें भी नाटक करते हैं, बोले तू डालिया ना, तू डालिया ना, तू डालिया ना। और तो और आजकल तो इतने आलसी हो गए लोग, घरों में ही चक्की ले आए, घरों में ही चक्की ले आए भैया, ठीक है ना। हाँ, तो देखो आप यहां पर, ये जो चक्की है ये किसकी है? ये पत्थर से निर्मित है। मोस्टली चक्की पत्थर से ही निर्मित होती है। वो वाली किससे निर्मित होती है? पत्थर से। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखना। हाँ जी, अब अपन इसके बाद में चलते हैं। जो अपने एक एक चीज को सुनना, जो अपने आहड़ वाले हैं, आहड़ सभ्यता के अंदर आर्थिक जीवन, देखो तुरंत समझ में आएगा आपको। यहां पर आहड़ सभ्यता के अंदर आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो देखो, आर्थिक जीवन के कुछ पक्ष होते हैं। जैसे कौन कौन से पक्ष होते हैं? सबसे पहले तो ध्यान रखना, आर्थिक जीवन के अंदर एक तो आ जाएगा आपके कृषि। कृषि के बाद में आपके मैं पूछूंगा पशुपालन। क्या पूछूंगा भैया? पशुपालन, ध्यान रख लेना। पशुपालन के बाद में यहां पर आपके आएगा व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर एक एक पॉइंट को गौर से सुनना। हाँ देखो, पारुल बंसल जी कह रही हैं कि हमारे यहाँ पर है नवदीप चक्की। नवदीप चक्की है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अगर जोर दे रही है तो मेरे यहाँ भिजवा देना, ठीक है ना। अगर जोर दे रही है तो मेरे यहाँ भिजवा देना। सबसे पहले बात करते हैं कृषि के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? कृषि के बारे में बात करते हैं भैया, ठीक है ना। तो देखो आप इधर एक और चीज ले लूंगा यहां पर मैं, उद्योग। अब क्या आहड़वासी और कृषि से परिचित थे? क्या आहड़वासी कृषि से परिचित थे? तो इसके बारे में ऐसे तो प्रमाण नहीं मिले, लेकिन मिस्टर गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि आहड़वासी कृषि से परिचित थे। तो ध्यान रख लेना, किसने बताया? गोपीनाथ शर्मा। ऐसे तो प्रमाण नहीं मिले। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ के लोग और कृषि से परिचित थे। ये ध्यान रख लेना, आहड़ के जो लोग थे वो कृषि से परिचित थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न सुनो आप यहां पर, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? आहड़ वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था ना, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या हो जाएगा? तो पशुपालन। और इनका जो पालतू पशु है, इनका जो पालतू पशु है वो मुख्यतः क्या है? कुत्ता। ये क्या पाला करते थे भैया? कुत्ता पाला करते थे। समझ गए मेरी बात को यहां पर? तो आहड़ वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था आपके कुत्ता, मतलब पशुपालन, ठीक है ना। हाँ जी, और इनका पालतू पशु कौन था? तो पालतू पशु इनका कुत्ता था, ठीक है। और ये ध्यान रखना, आप पूछ रहे हैं व्यापार वाणिज्य, तो यहां पर ध्यान रखना आपको क्या मिले हैं? नाप तोल के बाट, नाप तोल के बाट मिले हैं। नाप तोल के बाट मिले हैं जो ये बताते हैं कि आहड़ सभ्यता वाले जो लोग थे वो, ध्यान रखना, व्यापार और वाणिज्य किया करते थे। मतलब आहड़ सभ्यता, ये जो आहड़ है ये व्यापार वाणिज्य का केंद्र था। आहड़ जो है ये व्यापार वाणिज्य का केंद्र था। ऐसा कैसे पता चलता है? ऐसा पता चलता है नाप तोल के बाट मिले हैं। बाट होते हैं ना, बाट तो आप समझते ही हैं। और देखो भैया उद्योग, यहाँ का जो प्रमुख उद्योग था वो कौन सा था? तांबा उद्योग। कौन सा था? तांबा उद्योग। कैसे पता? कैसे पता? क्योंकि ध्यान रख लेना, यहां पर तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। यहां पर क्या मिली हैं? तांबा गलाने की भट्टियां।
तांबा गलाने की भट्टियां यहां पर प्राप्त हुई हैं। इससे यह पता चलता है कि यहां पर तांबे के उपकरण बनाए जाते थे। पूरण सिंह चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर तांबे के उपकरण बनाए जाते थे, मतलब कि एक बात तो क्लियर हो गई कि यहां का उद्योग क्या है, यहां का उद्योग है तांबा उद्योग। समझ गए मेरी बात को? हाँ जी। अच्छा, ईयरफोन में आवाज गूंज रही है, सही करो माइक को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी कर लेते हैं थोड़ा सा। आप सुनो, इसके बाद में सुनना। गुरुजी राजस्थान हिस्ट्री पूरी करवाओगे ना? बिल्कुल पूरी करवाएंगे। लोकेश जी सुनो, एक और बात यहां पर लिख देता हूं। आहड़ सभ्यता से लकड़ी के छापे मिले हैं। वैसे इनको बोलते हैं ठप्पे, ठीक है ना? आप लोग मेले वगैरह में जाते हो ना, अरे आप लोग मेले में जाते हो ना, मेले में जाते हो तो वहां एक आदमी लेकर के बैठा है, होता है वो एक लकड़ी का छप्पा, और आप जाकर के सीधे अपने हाथ पे लगवा लेते हो। ये मेहंदी लग गई भैया, ये मेहंदी लग गई तुरंत। वैसे ही क्या होता है, कपड़ों पर छपाई करने के लिए लकड़ी के ठप्पे होते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि लकड़ी से निर्मित और ठप्पे जो कि कपड़े पर रंगाई छपाई के काम आते हैं, उसको क्या कहा गया है? हमारे राजस्थान में और रंगाई छपाई के लिए जो लकड़ी के जो ठप्पे होते हैं उसको क्या कहते हैं? बताओ, देखे फटाफट से बताओ। देखो, हाँ जी, भास्कर गोविंद जी कह रहे हैं नाइस एग्जाम्पल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उत्तर। मुकुल चौबाईसा ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। हमारी कल्चर के अंदर, इधर लिखता हूं मैं, देखो यहां पर रंगाई छपाई के लिए जो लकड़ी के छापे होते हैं उनको कल्चर में कहते हैं बतकाड़े। बोलो, क्या कहते हैं? राजस्थानी कल्चर में उनको कहते हैं बतकाड़े। ये जरूर याद रख लेना। राजस्थानी कल्चर में उसको क्या कहते हैं? बतकाड़े कहते हैं। और आहड़ से लकड़ी के ठप्पे मिले हैं, मतलब कि आहड़ से लकड़ी के बतकाड़े मिले हैं, इसीलिए आहड़ को क्या कहा गया? रंगाई छपाई का केंद्र। आहड़ को क्या कहा गया? रंगाई छपाई का केंद्र, मतलब कि यहां पर रंगाई छपाई का काम भी किया जाता था। ये पूरा आर्थिक जीवन हो गया। कृषि के बारे में जानते थे क्या? बिल्कुल जानते थे, ऐसा गोपीनाथ शर्मा बताते हैं। प्रमुख व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। क्या व्यापार और वाणिज्य करते थे क्या? बिल्कुल व्यापार और वाणिज्य किया करते थे, क्योंकि यहां से नाप तोल के बाट मिले हैं और यहां से तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं, जिससे पता लगता है कि इनका प्रमुख उद्योग क्या था? तांबा उद्योग। क्या था? तांबा उद्योग। और यहां से लकड़ी के छापे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह रंगाई छपाई का केंद्र था। स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। तभी तो आहड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं, तभी तो ध्यान रख लेना। आहड़ को क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी कहते हैं। ध्यान से सुन लेना। हाँ जी, चलिए तो देखो, आप यहां पर, आप इसके बाद में सुनना मेरी बात को। यहां पर तांबे की बात है ना, तो यहां से सुनो। यहां से 6 तांबे की मुद्राएं, यहां से 6 तांबे की मुद्राएं। इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा, ध्यान से सुन लेना। हाँ, मोनू जी कह रहे हैं पीडीएफ नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी ना, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, 6 तांबे की मुद्राएं एवं 3 मोहरें मिली हैं भैया। 3 क्या मिली हैं? मोहरें मिली हैं। आई बात समझ में? 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। अच्छा जी, चलिए तो देखो, आप इधर यहां पर इनमें से एक मोहर पर, किसका चित्र बना हुआ है वो ध्यान से सुनना। मोहर के 2 भाग हैं, एक ये लो साहब और एक आपके ये हो गया भैया, ठीक है ना। और ये इसके किनारे अलग कर देता हूं भैया। ये किनारों पर तो लिखा हुआ है, जाने क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता। ये कुछ लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। ये यहां पर कुछ लिखा हुआ है। ये तो क्या है? मोहर पर यूनानी भाषा में लेख लिखा है। मोहर के ऊपर यूनानी भाषा में लेख लिखा है, समझ गए? ये ध्यान देना इधर। और बीच में क्या बना हुआ है भैया? तो बीच में आपके बना हुआ है त्रिशूल जैसी आकृति। कैसी आकृति बनी हुई है? बीच में बिल्कुल त्रिशूल जैसी आकृति बनी है। ये ध्यान रख लेना।
यहां पर क्या बना है, त्रिशूल जैसी आकृति बनी है। ये कोई नहीं पूछेगा परीक्षा में, क्या पूछेगा, इसके एक तरफ क्या बना हुआ है, यूनानी देवता, यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना है, यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना है। यह परीक्षा के अंदर पूछ लेता है कि यूनानी देवता अपोलो का चित्र, यूनानी देवता अपोलो का चित्र जो मोहर मिली है वो कहां से मिली है, तो ये ध्यान रख लेना, ये जो मोहर मिली है यूनानी देवता अपोलो का चित्र, ये आपके कहां से मिली है, ये आहड़ से मिली है। ध्यान रख लेना, समझ में आ गई बात यहां पर। तो ये पूरी मोहर समझ में आ गई क्या, अरे मोहर समझ में आ गई क्या। हर्षित शेखावत पूछ रहे हैं मोहर और मुद्रा में क्या अंतर है। मुद्रा तो अपन जानते हैं एक प्रकार सिक्के वगैरह ये होते हैं, ध्यान रख लेना। मोहर क्या होती है, अपने जो स्टाम्प होते हैं ना वो अपने मोहर होती है, ठीक है भाई। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना आप। अच्छा यहां मैंने मोहर लिख दिया क्या, यहां मुद्रा आएगा भैया। एक मुद्रा पर, एक मुद्रा पर क्या बना हुआ मिलेगा, दो साइड है उसकी, एक साइड तो क्या आ जाएगा त्रिशूल और इसके किनारों पर यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है और एक तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। तो यूनानी ये नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, यूनानी देवता अपोलो का चित्र कहां से मिला है, तो आपके क्या उत्तर हो जाएगा, यूनानी देवता अपोलो का चित्र आपके और आहड़ से मिला है। क्लियर कर लो भाई फटाफट से। आरपीएससी स्टडी क्लास 6:30 बजे स्टार्ट हो गई थी, ध्यान रख लेना, क्लास 6:30 बजे स्टार्ट हो गई थी भैया, ठीक है। चलिए साहब इसके आगे बात करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता के बारे में आगे बात करते हैं। तो देखो आहड़ सभ्यता से, आहड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आहड़ से ध्यान रख लेना कुछ बातें निकल करके आती है। यहां से एक मिला है मिट्टी का बैल, बताओ इस मिट्टी के बैल को क्या कहा जाएगा। आहड़ सभ्यता से एक मिट्टी का बैल मिला है, इस बैल को अपन क्या कहेंगे, तो ध्यान रख लेना। आहड़ बनास नदी के किनारे आ गई तो इसको कहेंगे बनासियल बुल। तो आपसे पूछे कि बनासियल बुल का संबंध कहां से है, बनासियल बुल का संबंध कहां से है, तो बनासियल बुल का संबंध ये ध्यान रख लेना आपके आहड़ से होगा। आहड़ के अंदर जो आपके मिट्टी का बैल मिला है ना उसको क्या कहते हैं, बनासियल बुल कहा जाता है। समझ गए। दूसरी बात देखो, उल्टी तपाई शैली, उल्टी तपाई शैली से निर्मित, उल्टी तपाई शैली से निर्मित लाल काले मृदभांड मिले हैं, लाल काले मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, अंदर भाई इसको उल्टा रख करके तपाया गया है, उल्टा रख करके तपाया गया है तो अंदर से क्या हो गया ये, अरे मटका नहीं होता क्या अपने, अंदर से क्या हो जाता है, आंख से बिल्कुल काला, और बाहर से क्या हो जाता है, बाहर से क्या हो जाता है भैया, तो बाहर से हो जाता है आपकी बिल्कुल लाल। तो ये ध्यान रख लेना, उल्टी तपाई शैली से निर्मित लाल काले मृदभांड मिले हैं, इसीलिए आहड़ को लाल काले मृदभांडों की सभ्यता कहते हैं। आहड़ को क्या कहते हैं, लाल काले मृदभांडों की सभ्यता कहा जाता है। तो आहड़ को क्या कहेंगे, लाल काले मृदभांडों की सभ्यता कहा जाता है। लो भैया एक और चीज आपके निकल करके आ गई, नरेश बाबूजी कह रहे हैं नाग देवता आ गए भाई पकड़ में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो एक और बात, इसके बाद में कल्चर की क्लास है भैया 8 से 9:30, ये भी ध्यान रखना। और सुनो मेरी एक और बात, कल आप लोगों को बता देता हूं, सुबह वाली क्लास तो है नहीं, कल सुबह वाली क्लास नहीं है, और शाम को 6:30 से 9:30 3 घंटे स्पीडी क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री के। ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, केवल फटाफट आंसर चलाऊंगा, ये ध्यान रख लेना। स्पीडी क्वेश्चन आएंगे 100 प्रश्न पूरे, कल शाम 6:30 बजे से 9:30 बजे तक इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जिनमें प्राचीन भी है, मध्यकालीन भी है और आधुनिक भी है। तैयार रहना भैया। और उसके अगले दिन का भी प्लान बता देता हूं, कल शुक्रवार शाम 6:30 से 9:30 और परसों शनिवार सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे से लेकर
सुबह 11 बजे तक आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। उसका नाम मैंने दिया है आपके क्या, क्वेश्चंस एक्सप्रेस, क्वेश्चंस एक्सप्रेस। तो तैयार रहना बिल्कुल, ये ध्यान रख लेना आप फटाफट से। चलिए साहब, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। हाँ जी, कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी चैनल पर है भैया। कल तो इंडियन हिस्ट्री की है रात को, और परसों सुबह राजस्थान जीके की क्लास है। जोरदार 3-3 घंटे धुआंधार माहौल बनाना है, और उसकी स्ट्रीम लग गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर देना उसको, क्वेश्चन एक्सप्रेस। हाँ, थोड़ा बहुत विश्लेषण करेंगे अपन उसके अंदर, तो ये ध्यान रख लेना आप यहां पर। अच्छा, मुझे एक चीज बताओगे क्या, ये मिट्टी का बैल है, मिट्टी का बैल, और मिट्टी की आकृति, जब अपन कोई मिट्टी की वस्तु बनाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं बताओ। देखें, मिट्टी की वस्तु को अपन क्या कहते हैं, तुरंत बताइए। देखें, फटाफट से उत्तर दीजिए यहां पर, फटाफट से उत्तर दीजिए। देखता हूं, देखें कौन कौन यहां सही उत्तर देता है, बताइए। देखिए फटाफट से, बहुत बढ़िया उत्तर यहां पर आया। मिट्टी का बैल है तो भैया क्या हो जाएगा, टेराकोटा। बोलो क्या हो जाएगा यहां पर, टेराकोटा, जिसको अपन क्या कहते हैं, मृणकला भी कहते हैं। ध्यान रख लेना, ये टेराकोटा के प्रमाण है, मतलब आहड़ सभ्यता के अंदर टेराकोटा के प्रमाण अपने को मिले हैं। चलो तो बताओ फिर, ये जो टेराकोटा ये कहां की फेमस है, फटाफट से बताइए। टेराकोटा कहां की फेमस है, टेराकोटा कहां की फेमस है बताओ। देखिए सही उत्तर आना चाहिए, बिल्कुल आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं भैया मैं। फटाफट से उत्तर बताइए तुरंत। टेराकोटा कहां की अरे कोटा की थोड़ी फेमस है, टेराकोटा है तो कोटा की फेमस है। अरे टेराकोटा फेमस है मोलेला राजसमंद। कहां की फेमस है, मोलेला राजसमंद की आपके टेराकोटा फेमस है। समझ गए क्या मेरी बात को, यहां पर कोई दिक्कत इसके अंदर, बिल्कुल मोलेला राजसमंद की फेमस है, ठीक है ना। अब एक और बात बताता हूं, एक बात और, ये जो अपन ने लाल काले मृदबांड बनाए ना, इन लाल काले मृदबांडों पर चित्रकारी की गई। लाल काले मृदबांडों पर अलंकरण की विधि, अलंकरण की विधि, उसको क्या कहा गया है। तो जो अलंकरण मतलब कि चित्र बनाने की, मतलब कि डिजाइन करने की जो विधि है, उसको कहेंगे उकेरण विधि। क्या कहेंगे, चित्रों को उकेरा गया है, इसीलिए क्या नाम दिया, उकेरण विधि। एक और नाम दिया है ऊपर चिपकाई विधि। लो भैया, नाम ही जोरदार है भैया, ऊपर चिपकाई विधि। तो ध्यान रखना, ये पहले तो लाल काले मृदबांड, और लाल काले मृदबांडों के ऊपर जो चित्र बनाए हैं, उन चित्रों को क्या कहा गया है, उन चित्रों को बनाने की जो विधि है, वो विधि किस नाम से जानी गई, ऊपर चिपकाई विधि या उकेरण विधि, ठीक है ना। हाँ, फटाफट से लाइक करो अगर आपको समझ में आई बात, फटाफट से लाइक करो। और खत्म करता हूं इस सभ्यता को, तुरंत तुरंत इस सभ्यता को खत्म करता हूं। देखो आप यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब एक अंतिम बात, शवादान। शवादान का मतलब होता है डेड बॉडी को कैसे सल्टाना है, डेड बॉडी को कैसे सल्टाना है। तो ये ध्यान रख लेना, ये कब्र है, ये इसकी उत्तर दिशा है, और ये इसकी दक्षिण दिशा है, ठीक है ना। शवादान में क्या किया करते थे, कब्र में दफनाना, दफनाने के प्रमाण मिले हैं। उत्तर के अंदर तो इन भाई साहब का होता था सिर, सिर किधर होता था, उत्तर में, और पैर किधर होते थे, तो पैर होते थे भैया दक्षिण के अंदर। ध्यान रख लेना, सिर किधर होता था, तो सिर होता था उत्तर में, और पैर किधर होते थे, दक्षिण में। और साथ में, और इनके साथ में क्या रख दिए जाते थे, आभूषण। साथ में क्या रखे गए हैं, साथ में इनके आभूषण रखे गए हैं, ठीक है ना। साथ में क्या रखे गए, आभूषण रखे गए। शव के साथ में आभूषण,
ये किस बात का संकेत है कि आहड़ सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बोलो किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में। तो आहड़ सभ्यता के लोग बोले बाबड़ा बाद में ये कहते थे कि वापस जिंदा होगा, जिंदा होने के बाद मतलब कि पुनर्जीवन आएगा इसका, तो फिर कहां से कमाएगा बेचारा, कहां से कमाएगा? तो आभूषण रख दो, आभूषणों को बेच बाच करके और एक मोबाइल खरीद लेगा, फिर अनअकैडमी पे पढ़ लेगा और अनअकैडमी पे पढ़ने के बाद में कोई नौकरी वोकरी लगी जाएगी इसकी, ठीक है ना, बाद में तो ये अपना काम चला लेगा, लेकिन शुरू में मोबाइल कहां से लाएगा? मतलब कुल मिलाकर के ये क्या करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। तो ये आपके क्या हो जाएगा? शवादान। और आभूषण किसके बने होते थे? आभूषण मिट्टी से निर्मित थे। आभूषण किसके बने होते थे? मिट्टी से निर्मित थे। ये ध्यान रखना, इसको भी क्लियर कर लो भैया, ये फटाफट से क्लियर कर लो कि आभूषण किसके बने होते थे। तो आभूषण ध्यान रख लेना पक्की हुई मिट्टी से निर्मित होते थे। तो मुख्यतः क्या व्यवस्था थी? मुख्यतः गाड़ने की व्यवस्था थी। और आज की आखिरी बात करता हूं, आज की आखिरी बात करता हूं भैया। लो साहब, आहड़ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आहड़ है ये ध्यान रख लेना, ये आहड़ मेवाड़ में, और जो कौन सा वंश आता है? गुहिल वंश। मेवाड़ में गुहिल वंश की राजधानी रहा। ये जो आहड़ है ये मेवाड़ में गुहिल वंश की राजधानी रहा। और इसको राजधानी बनाने का काम किसने किया था? इसको राजधानी बनाने का काम किसने किया था? तो ध्यान रख लेना, राजधानी बनाने का काम, राजधानी बनाने वाला फटाफट से बताओ कौन था? तुरंत बताइए, राजधानी बनाने वाला कौन था? तो आहड़ को राजधानी बनाने वाला, हाँ, अपना सबका मिश्रण है। आहड़ को राजधानी बनाने वाला हमीर नहीं था, हमीर नहीं था भैया। आहड़ को राजधानी बनाने वाला था अलट। बोलो कौन? अलट। और ये ध्यान रख लेना, इसका वास्तविक नाम क्या है? आलू रावल। बोलो इसका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? आलू रावल। तो अलट ने और आहड़ को राजधानी बनाया, लेकिन ये ध्यान रखना अस्थायी राजधानी था, अस्थायी राजधानी था। और एक और बात बताऊं, ये जो आहड़ है इसको कहते हैं मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली। मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली इसको कहा। नहीं भैया, मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली नहीं, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान स्थल। चेंज करता हूं थोड़ा सा भैया, शरण स्थली तो कुंभलगढ़ है, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान स्थल। ध्यान रख लेना, मेवाड़ के महाराणाओं को कहां दफनाया जाता था? तो वो आपके ध्यान रखना आहड़ में दफनाया जाता था। कहां पर? आहड़ में दफनाया जाता था। शरण स्थली नहीं है, शरण स्थली कुंभलगढ़ है, वो मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है ना। हाँ जी, तो मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान स्थल। और यहां पर आहड़ में सबसे पहली छतरी किस गुहिल शासक की है? क्योंकि दफनाएंगे तो छतरी भी तो बनाएंगे, अरे दफनाएंगे तो छतरी भी बनाएंगे ना। तो मेवाड़ के अंदर सबसे पहली छतरी किसकी है? तो सबसे पहली छतरी यहां पर महाराणा अमर सिंह की है। महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की सबसे पहली छतरी है। और यहां पर दफनाया जाता था, इसीलिए आहड़ को क्या कहा गया? इसीलिए आहड़ को कहा गया महासतिया। क्या कहा गया भैया? महासतिया। आपसे पूछे ना महासतिया किसे कहा जाता है, तो आहड़ को महासतिया कहा जाता है। छतरी वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जब छतरियां पढ़ेंगे ना तब आप पढ़ेंगे कि आहड़ को क्या कहते हैं? महासतिया। क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां हैं और मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां किस नाम से जानी जाती है? महासतिया। और इनमें सबसे पहली छतरी किसकी है? तो सबसे पहली या प्राचीन छतरी वो आपके महाराणा अमर सिंह की है। समझ गए? महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की है। लेकिन आपसे पूछे महासतियों का टीला कहां से मिला है? महासतियों का टीला कहां से मिला है? तो महासतियों का टीला आपके बागोर भीलवाड़ा से मिला है। कहां से? जब आपको बागोर पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि महासतियों का टीला बागोर भीलवाड़ा। लेकिन महासतिया कहते किसको है? आहड़ को महासतिया कहते हैं। बात खत्म। यहां पर बागोर में महासतियों का टीला है। लीजिए साहब, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और ये अपनी बातें यहां पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है।
ये अपनी बातें आहड़ सभ्यता को लेकर क्या होती है, समाप्त होती है। अभी नेट 10 मिनट बाद, ध्यान से सुन लेना, नेट 10 मिनट बाद, और अपन मिलेंगे 8 बजे। अभी टाइम हो चुका है भैया, 8 बजे अपन मिलेंगे। अपनी क्लास है चित्रकला की, यूट्यूब पर ही अपनी क्लास है। कल की पीडीएफ और आज की पीडीएफ दोनों में डाल दूंगा भैया, ठीक है ना। तो अपन मिलते हैं कहां पर, यूट्यूब पर अगली क्लास में। तो अगली क्लास आप देख लेना, इसी चैनल पर है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करो ठोक करके, फटाफट से लाइक करो भैया, ठीक है। तो मैं अभिषेक खांडल इन्हीं बातों के साथ में आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अपनी, ध्यान रख लेना थोड़ी ही देर में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।